नमस्कार। और आज एक बार फिर से हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो देखिए, हम आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसे रिवाइज कर दूँ, ताकि आपको आगे आगे पढ़ने में आसानी हो और उसे जो हमने पीछे पढ़ा है वो आपको याद रहे, आप भूले नहीं। हमेशा आप आगे बढ़ने से पहले पीछे वाले को एक बार जरूर रिवाइज कर लें। उससे क्या होगा कि आपको रटने की जो आदत है वो नहीं रहेगी, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो इतिहास है उसके जो जनक है, उसके जो पिता है वो है हेरोडोटस। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका रहती है। हमने ये भी जाना था कि हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, फिर आता है आपका आद ऐतिहासिक, और फिर आता है आपका ऐतिहासिक। ठीक है, आपका आता है ऐतिहासिक का। फिर हमने जाना था इससे भी कई भागों में वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, इस भाग में हमने जाना था कि किस तरह से पाषाण काल है। कौन सा काल? पाषाण काल। इसे भी 3 भागों में हमने बांटकर पढ़ा था। फिर हमने जाना आर्य ऐतिहासिक में आपका है सिंधु घाटी, सिंधु नदी घाटी सभ्यता। ठीक है, हमने इसे भी इसके बारे में भी हमने काफ़ी कुछ जानकारी अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने ले लिया था। इसके बाद है आपका ऐतिहासिक, और इसे बांटा गया है 4 भागों में। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका प्राचीन, कह सकते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, फिर आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर आधुनिक भारत का इतिहास, और सबसे 4 में आपका आएगा विश्व का इतिहास। ये सभी कह सकते हैं कि हमने वर्गीकरण करके हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम इसके आगे जाएंगे और वो है ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, देखिए, हम जानेंगे कि प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्राचीन इतिहास के स्रोत को हम जानेंगे। ठीक है, देखिए, इसके बारे में आप कह सकते हैं कि कभी भी आप इतिहास पढ़ेंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि बीते हुए काल को, ठीक है, बीते हुए घटनाओं को इतिहास कहा गया है, और इसके लिए साक्ष्य की आवश्यकता होती है ना। तो साक्ष्य कई तरह के हो सकते हैं, लिखित, वस्तु के रूप में। ठीक है, इसे ही हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको आता है पुरातात्विक, ठीक है, क्या आता है? पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, सबसे पहले ये आता है। फिर इसमें आ जाएगा आपका विदेशी यात्रियों पर, विदेशी यात्री जो हैं ये भारत में आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी उन्होंने अपने पुस्तक में वृत्तांत लिखा है। फिर आता है आपका साहित्य। ठीक है, साहित्यिक स्रोत। ठीक है, ये भी कई भागों में बटे हुए हैं। ठीक है, विदेशी यात्री में आप अगर हम डिटेल्स में अगर हम जाएं तो देखिए, चले सभी को पढ़ना है, सभी को मैं डिटेल्स में बताऊंगी। सबसे पहले हम साहित्य में आते हैं। ठीक है,
इसमें है आपका, कह सकते हैं कि धार्मिक, गैर धार्मिक। ठीक है, सबसे पहले अगर हम गैर धार्मिक, जो पहला नंबर है, गैर धार्मिक, ठीक है, और ये है आपका दूसरे नंबर पर क्या आएगा आपका, धार्मिक। ये मैंने ऐसे, ठीक है, धार्मिक। गैर धार्मिक में आपका कर सकते हैं कि जैसे कि मेघस्थनी, इसकी इंडिका हो गई, इसकी हो गई। तो सबसे पहले मान लीजिए मेगास्थनीज, इसकी इंडिका हो गई, ठीक है। जैसे कि विष्णु शर्मा की पंचतंत्र हो गई, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र हो गई, है ना। फिर कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतलम हो गई, ठीक है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र हो गई, कि अर्थशास्त्र काफी सारी पुस्तक है, ऐसा नहीं है कि इतनी ही है, काफी सारी। तो इनका कह सकते हैं कि धर्म से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अब ये जो धार्मिक है ना, इसे दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपका आएगा, कह सकते ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। कौन आएंगे आपके, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। इसमें आ जाएंगे आपके गैर ब्राह्मण, कौन, गैर ब्राह्मण, ठीक है। गैर ब्राह्मण में आपके क्या आएंगे ना कि जैसे कि बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ। इसमें आ जाएंगे आपके जैन ग्रंथ, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ में आपके क्या आएंगे, जैसे कि कह सकते हैं वेद, पुराण, उपनिषद, ठीक है, आरण्यक, ठीक है। मतलब रामायण, महाभारत, ये सभी आपके ब्राह्मण ग्रंथ में इसे शामिल किया गया है। तो देखिए, अगर मैं डिटेल से फिर से कहूँ तो प्राचीन इतिहास के स्रोत, ठीक है, इसे बांटा गया है, आप देख सकते हैं 3 भागों में, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत, विदेशी आर्थिक स्रोत और साहित्य, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया है साहित्य से। साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, गैर धार्मिक और धार्मिक। गैर धार्मिक मतलब इसमें धर्म से कोई संबंधित बातें नहीं है, जैसे कि बहुत सारी पुस्तकें हैं, ऐसा नहीं कितने ही है। मेघस्थनी की इंडिका, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, और भी पुस्तकें हैं, ठीक है। धार्मिक को 2 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण ग्रंथ, गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में आपका वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, है ना। गैर ब्राह्मण ग्रंथ में आपका बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ठीक है। जैन ग्रंथ से संबंधित पुस्तकें, साहित्य ये आपकी शामिल है, ठीक है। ये आपने समझा। अब देखिए, अब हम आएंगे विदेशी यात्रियों की वृत्तांत। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत इस तरह से है, ठीक है, ठीक है। इसमें आपके सबसे पहले मैंने नाम कहा इतिहास के पिता हेरोडोटस, हेरोडोटस, ठीक है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, हिस्टोरिका, क्या नाम है, हिस्टोरिका, ठीक है। फिर आता है आपका प्लिनी,
प्लिनी, इनकी पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री। फिर है आपका टॉलमी की जियोग्राफिका, ठीक है। अब देखिए एक व्यक्ति है, उनका नाम नहीं पता है, ठीक है। उन्होंने पुस्तक लिख दी है, अपने नाम को उन्होंने उस पुस्तक में नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अज्ञात, ठीक है। मतलब जिसके नाम के बारे में हमें ज्ञात नहीं है। इनकी पुस्तक का नाम है पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियंस, ठीक है। इसके बाद है आपकी, फिर कर सकते हैं कि चीन से भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि फाहियान, ठीक है। फाहियान, हेनशांग, ठीक है। फाहियान की पुस्तक का नाम रहता है अब देखिए ये दोनों को हमने समाप्त कर लिया, समझ लिया, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत और साहित्य। अब हम जानेंगे पुरातात्विक स्रोत को। इसे दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका अभिलेख, ठीक है, अभिलेख। दूसरे में आता है आपका सिक्का, ठीक है। क्या आता है? सिक्का। पहले हम अभिलेख को समझेंगे। देखिए अभिलेख कह सकते हैं कि किसे कहते हैं, तो कठोर वस्तु पर खोद कर लिखने की कला जो होती है उसे हम अभिलेख कहते हैं। और इसे चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है आपका शिलालेख। सबसे पहले आता है शिलालेख। शिला का मतलब होता है अभिलेख में सबसे पहले नाम आता है शिला का। शिला का मतलब होता है पत्थर। तो पत्थरों पर जो खोद के लिखा जाता है उसे हम शिलालेख कहते हैं। इसके बाद नाम आता है आपका स्तंभ लेख। स्तंभ लेख, ठीक है। स्तंभ लेख मतलब ये सीधी खड़ी होती है, ठीक है, जैसे इस तरह से ये स्तंभ है और इस पर मान लीजिए अभिलेख लिखा गया है, तो ये हो गया आपका स्तंभ लेख, ठीक है। इसके बाद आता है आपका गुहा लेख। गुहा का मतलब होता है गुफा, ठीक है। गुफा क्या होता है? गुफा। तो गुफा के अंदर जो कलाकृति लिखी जाती है तो उसे हम गुहा लेख कहते हैं। आपने भीमबेटका की गुफा सुना है, उसमें कलाकृति, उसमें चित्रकारी की गई है ना, नेचुरल कलर से। वो कलर जो है आज भी है, ठीक है, मसाल के द्वारा। कहीं कहीं पर तो आपको छत के ऊपर भी ये पेंटिंग आपको दिखेगी। तो इस तरह से ये हो गया गुहा लेख। फिर है आपका भीति लेख। भीति का मतलब होता है दीवार, ठीक है। भीति का मतलब हो गया आपका दीवार। तो दीवार पर जो लिखा जाता है उसे हम भीति लेख कहते हैं। आप जानते हैं आजकल तो दीवार पर पेंटिंग बनाकर आपको दर्शाया जाता है। अगर आप रेलवे स्टेशन जाते हैं तो खूब सुंदर दीवारों पर चित्रकारी, कलाकारी की जाती है। तो ये सभी चार हो गए अभिलेख के नाम, इसे बांटा गया है। और प्राचीन भारत में सबसे ज़्यादा ये शिलालेख और स्तंभ लेख ही प्रचलित थे। और सबसे ज़्यादा अभिलेख किसने लिखा है? तो अशोक ने, 84,000, ठीक है। अब हम दूसरे में आते हैं और ये काफ़ी लंबा है, इसलिए मैंने इस प्रक्रिया को थोड़ा सा उल्टा कर दिया था। सिक्के के बारे में हम जानेंगे।
तो देखिए सिक्के के बारे में ना सबसे पहले आपको सिक्का मिलता है टेराकोटा का। कहाँ से? सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता में आपको मिलता है टेराकोटा के सिक्के। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका मौर्य काल। मौर्य, ठीक है, इसमें आपको मिलते हैं स्वर्ण के सिक्के। ठीक है, फिर आपके मिलते हैं यहाँ पर कर सकते हैं कि चांदी के सिक्के। ठीक है, स्वर्ण के सिक्के आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, कर सकते हैं कि चांदी के सिक्के भी आपको मिल जाएंगे। आहत सिक्के, ठीक है, क्या मिलेंगे आपको? आहत सिक्के। ठीक है, पंचमार्क सिक्के, ये सभी आपको मौर्य युग में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको मिलते हैं हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी। इनके समय के सिक्के क्या थे? शुद्ध सोने के सिक्के थे। इस तरह के शुद्ध सोने के, शुद्ध सोने के सिक्के मिले। इन दोनों के बीच में क्या था ना, उतने महत्वपूर्ण नहीं थे, मतलब जो हर एक वंश थे ना वो इतने महत्वपूर्ण उनके सिक्के नहीं रहते हैं। इसके बाद आपको आता है कुषाण का। देखिए ये आपका हिंद यूनानी में सबसे पहले, आप इसे फिर से नोट कर ले, मैंने गलती लिखा है, सबसे पहले सोने के सिक्के, सोने के सिक्के, ठीक है, सबसे पहले सोने के सिक्के इन्होंने चलाया। ठीक है, शुद्ध सोना कुषाणों का था, सबसे शुद्ध सोना। ठीक है, शुद्ध सोने के सिक्के। ठीक है, आप सिक्के को जोड़ते जाएंगे लास्ट में, सोने के सिक्के। फिर से रिपीट, सिंधु घाटी सभ्यता में आपको टेराकोटा के सिक्के मिले। मौर्य काल में आपको स्वर्ण, चांदी, आहत और पंचमार के सिक्के मिलते हैं। हिंद यूनानी ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए। कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, उसके बाद आपका नाम आता है गुप्तों का। गुप्त ने क्या किए कि मिलावटी सिक्के चलाए, मिलावटी सिक्के चलाए। ठीक है, फिर उन्होंने काफी ज्यादा संख्या में चलाए, ज्यादा संख्या में इन्होंने चलाए। ठीक है, फिर उन्होंने मयूर आकृति के सिक्के चलाए, मयूर आकृति के चलाए। तो ये सभी आपके सिक्के के कह सकते हैं कि प्रकार चलाए। अब मैं थोड़ा इधर भी लिख दूँ, अच्छा आगे मैं इधर भी आपको लिख दूँ। ठीक है, अब हम चलेंगे हुमायूं के समय में। ठीक है, नीचे आपको ना दिखे, यहाँ पर लिख देते हैं। हुमायूं ने क्या चलाया? हुमायूं ने चलाया चमड़े का सिक्का। इसका चमड़े के सिक्के चलाए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका शेरशाह सूरी। शेरशाह ने क्या चलाया? इसने 3 तरह के सिक्के चलाए, 3 तरह के। तांबा का, उसका नाम था दाम। ठीक है, चांदी का चलाया इसने रुपया। ठीक है, उसका नाम था, उस सिक्के का नाम था रुपया। फिर इसने सोने का चलाया, उसका नाम रहता है अशरफी। क्या रहता है? अशरफी। ठीक है, आपने नोट किया थोड़ा, इससे इसके बाद आप यहाँ पर पढ़ें। ठीक है,
तो ये सभी आज की जानकारी थी आपके लिए, सभी को मिले। देखिए क्या होता है ना, आप जब शासक को पढ़ेंगे तो उस समय के आप सिक्के पढ़ेंगे, उनकी राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे, सामाजिक जीवन है ना, सांस्कृतिक जीवन, सभी को पढ़ेंगे। फिर क्या होता है, आप समझते जाएंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन एक आपको एक चीज़ और करना है, जैसे कि आप सिक्के को पढ़ते हैं, हर एक शासक के सिक्कों को एक जगह पर आप लिखें। जैसे किसी शासक की आप आर्थिक व्यवस्था को पढ़ते हैं तो आप क्या कीजिए कि जितने महत्वपूर्ण शासक हैं उनके आर्थिक व्यवस्था को आप एक जगह पर समझिए, ठीक है। उनके धार्मिक व्यवस्था को एक जगह पर समझिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आप तुलना कर सकेंगे, आपको ज़्यादा अच्छा से याद रहेगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमने कल पढ़ा था, इस तरह से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। फिर इसके भी कई वर्गीकरण किए गए हैं, ठीक है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता कल हमने काफ़ी डिटेल्स में अच्छे से पढ़ा था। आज हमने जाना प्राचीन इतिहास के स्रोत, ठीक है। और इसे भी वर्गीकरण किया गया है 3 भागों में, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत और साहित्यिक स्रोत। अब आप क्या कीजिए कि कुछ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कीजिए, कुछ इसके लॉन्ग क्वेश्चन को याद कीजिए, एक शासक से दूसरे शासक को तुलना कीजिए। फिर इसके बाद आपको क्रम भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि अगर आप क्रम को याद रखें ना, जैसे कि आप कहें कि पहले पाषाण काल आया, ठीक है, फिर आपका सिंधु सभ्यता, ठीक है, फिर आपको ये याद रखना चाहिए उसके बाद आता है आपका वैदिक काल, ठीक है। फिर आपका आएगा जनपद, अब महाजनपद आप लिख लें, और फिर आपका आएगा बौद्ध, जैन, है ना, मौर्य युग। तो इस तरह से क्या होगा ना, हरित वंश, ठीक है, उसके बाद मौर्य युग। इससे क्या होगा ना, आपको इतिहास रटने के नहीं, आपको उसको सीक्वेंस से चेन रूप में उसको गढ़ने की जरूरत है। तो आपको याद रहे कौन शासक अभी है, इसके बाद कौन से राजा आने वाले हैं। तो इस तरह से जो आपका इतिहास है काफ़ी रोचक हो जाएगा, पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट